हाय देयर, माय नेम इज अमित सुराना और मैं आपका एलआरडीआई एक्सपर्ट। स्नैप कपल ऑफ डेज अवे है, राइट राइट अराउंड द कॉर्नर है ना। बहुतों को लगता है कि कैट की प्रिपरेशन अगर कर ली तो स्नैप की अपने आप हो जाती है। ऐसा डेफिनेटली नहीं है। जो लोग स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने उनका इसका सिलेबस देखा है, उन्हें क्लियरली पता है कैसे कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कैट में नहीं पूछे जाते हैं पर स्नैप में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे एंड द स्पेसिफिक सेक्शन दैट वी आर टारगेटिंग इज गोइंग टू बी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, which is a bit different from your DILR section जो आता है CAT में, है ना। Snap में DI is not a part of your LR section. DI becomes a part of your quantitative ability section. LR with analytical reasoning becomes a different section altogether. Yeah. DILR में अपन ने देखा होगा कि अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, गेम्स, टूर्नामेंट्स, मैप्स, नेटवर्क्स, पजल्स वगैरह पूछे जाते हैं। सिमिलरली एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, बट इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो स्नैप में पूछे जाते हैं। तो लेट्स क्विकली गेट दिस थिंग स्टार्टेड। माय नेम इज अमित सुराना. I have over 9 years of experience training people, not only for CAT, but also for other management entrance tests. These are the topics that we're going to cover in today's one-shot session. Direction sense, जो CAT में नहीं पूछा जाता है, blood relations, syllogisms and clocks, right? Let's get started with direction sense. अब ये जो है बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन अपना सेक्शन है डायरेक्शन सेंस, राइट। बट कई बार ऐसे हो जाता है कि वी लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट। जब टेस्ट में होता है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब एक जैसा लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द टाइम, राइट। स्नैप में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है गाइस कि यू डोंट गेट इनफ टाइम पर क्वेश्चन लाइक यू वुड गेट इन कैट, राइट। तो स्नैप इज definitely a test of your speed as well, इसीलिए उसका नाम snap भी है। चलो, so these are the question types that get tested in direction sense. First would be in which direction a particular moving object is facing. Then we have the direction with respect to a specific point. फिर आता है कि कितना total distance travel करा है। Then your shortest distance, straight line distance between 2 points, and then other questions that are based on that, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द डायरेक्शंस। अब ये तो सबको पता ही है, राइट। आर फोर प्राइमरी डायरेक्शंस, एवरीबडी नोज इट, बट चलो लेट्स नॉट स्किप दैट ईदर। तो वी हैव नॉर्थ एंड साउथ, राइट। वी हैव ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। ये चार है हमारे प्राइमरी डायरेक्शंस एंड इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी डायरेक्शंस, राइट, विच इज बिटवीन टू प्राइमरी डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो ये है हमारे 8 डायरेक्शन, जिसमें से 4 प्राइमरी हैं और बाकी के 4 सेकेंडरी। बट इसमें भी ऐसा है कि ओनली दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा। I hope you're getting it. If it's between north and east, it's northeast, right? चलो, तो we've discussed the 8 directions. इसके अलावा 2 और directions है, which is up and down, right? But वो those don't get tested, ठीक है। ये these 8 directions are fixed, right? ये जो है वो fixed है, right? These won't change with respect to your perception. कि आप लेफ्ट घूम गए तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। These are fixed based on the Earth's magnetic field, right? चलो, next let's talk about this one confusion that I said, है ना, कि हम अगर किसी एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट अलग हो जाता है, वही दूसरी डायरेक्शन में फेस करें तो हमारा लेफ्ट और राइट अलग हो जाता है, राइट। सो हाउ डू वी फिगर दैट आउट, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स लेफ्ट। वहां पे कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट और राइट मेरे परसेप्शन से है, बंदे के परसेप्शन से है, क्वेश्चन राइटर के परसेप्शन से है, राइट। सो टू मेक दैट थिंग अ लॉट मोर इजी, आपको एक क्विक ट्रिक बता देता हूं, है ना। जब भी आपको डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन मिले, आप ये फटाफट से बना ले, राइट। लेट्स से इफ अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट है। हाउ डू यू नो दिस? इट इज अस्यूमिंग कि आप यहां पर हैं, दिस इज यू, ओके, दिस इज यू एंड यू आर ऑल्सो फेसिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप किसी के पीछे खड़े होते हैं, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट होता है, आपका राइट भी उनका राइट होता है, राइट। बट
क्या हो जाता है जब वो बंदा उल्टा चल रहा है, या ईस्ट पे चल रहा है या वेस्ट पे चल रहा है ना, तो उसके लिए क्विक ट्रिक है, देखो नॉर्थ में अपन ने कर लिया लेफ्ट राइट, अब क्लॉकवाइज घूमेंगे, असाइनिंग लेफ्ट एंड राइट अबव एंड बिलो द लाइन, दैट्स इट, लेफ्ट राइट, वापस क्लॉकवाइज यहां पे लेफ्ट राइट, दोबारा क्लॉकवाइज लेफ्ट, स्टार्ट विथ लेफ्ट देन राइट, है ना, दिस मेक्स इट इजी। अगर ये चार्ट आपके बाजू में है then it becomes easy for you to judge के लेफ्ट राइट किस हिसाब से है, राइट, इट वोंट, यू डोंट हैव टू सिट एंड देन इमेजिन कि यार मैं अगर वहां पे होता तो मेरा लेफ्ट राइट क्या होता। कई बार ऐसे हो जाता है कि टेस्ट सेंटर्स में मैंने देखा है कैंडिडेट्स को, वो ऐसे ऐसे घूम जाते हैं फिर लेफ्ट राइट करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं लेफ्ट राइट, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस चार्ट इज गोइंग टू हेल्प यू ईज दैट पार्ट ऑफ द डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिथागोरस थ्योरम। You would be wondering, सर ये डायरेक्शन सेंस, ये लॉजिकल रीजनिंग में आप ज्योमेट्री क्यों घुसा रहे हैं? दिस इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन टाइप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाला, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दिस इज ए बी एंड सी, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी देन सी, है ना, ए टू सी ट्रेवल करता है बट वाया बी। अब यहां पे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे? यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, राइट। वी नो दिस कि हाइपोटेन्यूज जो है, योर हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, करेक्ट, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज विच इज AC is going to be larger than AB and it's also larger than BC, correct, ये हमें पता है, this we know that hypotenuse is the largest side, but एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो lot of people don't consider, जो कि क्या है कि AC का जो लेंथ है वो हमेशा AB प्लस BC से छोटा ही रहेगा, राइट, दिस इज a principle of a triangle, right? अगर ये प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं रहता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यस, AC जो हाइपोटेन्यूज है विल बी शॉर्टर देन द सम ऑफ AB टू BC। तो अगर मैं आपको पूछूं कि A से C जाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा है, यू वुड से AC, नॉट A टू B देन B टू C। यस, I'll give you a small example of this also, ये वाला प्रूव कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। I'll take a quick पिथागोरियन ट्रिपलेट ले लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 5 सेंटीमीटर्स है, राइट, 3 4 एंड 5, क्या ये राइट ट्रायंगल बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा, पिथागोरस थ्योरम, राइट। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज 25 विच इज 5 स्क्वायर, या, बट यहां पे देखो 5 इज द लार्जेस्ट साइड, 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, 5 इज ग्रेटर देन 4, यस, सो दिस पार्ट इज ट्रू। एट द सेम टाइम ये भी देख लो, 5 is definitely less than 3 plus 4, correct, क्योंकि 3 plus 4 क्या है? 7, 7 is greater than 5, yeah, so keep that in mind। तो यहां पे जो है हम फटाफट से पिथागोरस थ्योरम देख लेंगे जो सबको पता है, but still AC square which is your hypotenuse, the square of your hypotenuse should be the sum of the square of the other two sides, yes, तो इससे आप AC का लेंथ ढूंढ सकते हैं, AC would become what? Square root of AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये सबको पता है, राइट। नाउ ऑल्सो रिमेंबर दिस 3:4:5, राइट, 3:4:5, दिस इज अ वेरी कॉमन पिथागोरियन ट्रिपलेट। अगर कोई भी 3 साइड, इफ एनी 3 साइड्स आर इन दिस रेशियो, दे विल ऑलवेज फॉलो द पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस इज अ वेरी फेमिलियर पिथागोरियन ट्रिपलेट, वैसे बहुत सारे हैं बट ये सबसे कॉमनली यूज्ड है। देन 3:4:5। मूविंग ऑन, ये सब समझाने के लिए अब मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लिया, एक सैंपल क्वेश्चन ले लिया जहां पे मैंने चारों क्वेश्चन टाइप्स डाल दिए, राइट। आई यूज्ड विच डायरेक्शन इज सैम फेसिंग, डायरेक्शन फेसिंग वाला क्वेश्चन है। नंबर 2, इन विच डायरेक्शन इज सैम्स डेस्टिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू हिज होम, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस किस डायरेक्शन में है। हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रेवल्ड विच इज योर टोटल डिस्टेंस। How far is the destination from the Sam's home, which is your shortest distance वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ही सेट में मैंने चारों क्वेश्चन पूछ लिए, so that it becomes easy for us to quickly go ahead with it, okay। चलो let's get this started, solve करेंगे पहले, right, road map लगाएंगे and then we'll start answering the question। Always remember, always first figure out कि वो किस डायरेक्शन में चलता है, the initial where does he start from, in which direction। So it says Sam starts from his home facing north, यस, तो ये उसका होम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिज होम,
ऑलवेज रिमेंबर टू मार्क दीज प्लेसेस, ओके। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप फट से निकाल सकते हैं। फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है अपने लिए, इससे चालू करेंगे। ही टर्न्स राइट आफ्टर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर, मतलब क्या, यहां से वो पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, यस, एंड देन ही डज व्हाट, ही टर्न्स राइट। तो यहां पे राइट क्या होगा, क्या करेंगे हम फटाफट से, लेट्स क्विकली ड्रॉ दिस। नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। ये चार्ट जब बाजू में रहेगा, नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू फिगर आउट के लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, इन विच डायरेक्शन। या तो हमें राइट जाना है, कितना किलोमीटर, ही ट्रेवल 7 किलोमीटर। तो अब देखो क्या ये सही है, क्या ये लॉजिकली सही है, नहीं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर मैंने 5 किलोमीटर इतना लंबा लिया है, 7 किलोमीटर इतना सा नहीं ले सकता, राइट। इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल। अब एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बना सकते है ना, स्केल पेंसिल नहीं लेके जा सकते वहां पे, बट एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली, ताकि जब वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम उसे आसानी से कर सकें, है ना। तो अगर 5 को मैंने इतना लंबा लिया है तो 7 हैज टू बी एटलीस्ट दिस लॉन्ग, दिस इज 7 किलोमीटर्स, राइट। मूविंग ऑन, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखो यहां पे इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट क्या है, हियर। सो ही टर्न्स लेफ्ट टू ट्रैवल 3 किलोमीटर्स। ये रहा 3 किलोमीटर। अगर 5 अपने इतना लंबा लिया है तो 3 इतना तो लेंगे ही, राइट। सैम टर्न्स राइट, यहां से वापस राइट, ट्रेवल्स 2 किलोमीटर्स। ये रहा 2 किलोमीटर्स टू फाइंड द बस स्टॉप। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, कहीं पर भी ऐसे पॉइंट्स दे दे, डेस्टिनेशन दे दे, कोई स्पेसिफिक लोकेशन लैंडमार्क दे दे, उन्हें मार्क कर लो ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन दिस, आपको दोबारा से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहां पे हमारा बस स्टॉप है, यस, दिस इज आवर बस स्टॉप। मूविंग ऑन, फाइनली सैम टर्न्स राइट, ट्रेवल्स फॉर 6 किलोमीटर। तो यहां से वो क्या करता है, टर्न राइट करता है, ट्रेवल 6 किलोमीटर। रिमेंबर ये 3 है, ये 5 है, टोटल 8 है, मतलब इस साइड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यस, वी कैन से समवेयर हियर, कूल। दिस इज 6 किलोमीटर्स। बट यहां पे क्या हो रहा है, दे सेइंग ओनली टू रियलाइज दैट ही शुड हैव टेकन अ लेफ्ट फ्रॉम द बस स्टॉप। अब आपको पता चल रहा है क्यों मैंने बस स्टॉप को मार्क करवाया, ताकि अब हमें वापस पढ़ना ना पड़े कि बस स्टॉप कहां पर है और कहां से अपन ने राइट लिया था, यस। तो ही शुड हैव टेकन लेफ्ट फ्रॉम द बस स्टॉप, मतलब उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। सो ही ट्रेवल्स व्हाट, he turns around and travels 10 kilometers. Please read this part very very carefully. उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब वो अब यहां पर है, सैम यहां पर है, इधर से उसने यू टर्न मारा और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। मतलब क्या है, यहां से यहां उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, राइट। दिस बिकम्स हिज डेस्टिनेशन। So this entire red line is 10 kilometers. Please keep this in mind. It won't be 10 kilometers from the bus stop. It will be 10 kilometers from the place where he turned around. Yeah. ये हो गया हमारा. We know where the starting point is, where the house is. We know where the destination is. हमने सब कुछ यहाँ पे मार्क कर दिया, बस स्टॉप भी मार्क कर दिया. We know the total distance, everything. What's the next step? Quickly jump to the answering the question part, right? Let's have a look at the first question. क्या पूछ रहा है? Which direction is Sam facing? सैम ने अपनी जर्नी यहां पर खत्म की, करेक्ट। सैम ने अपनी जर्नी यहां पे डेस्टिनेशन में यहां पे खत्म की है, या यहां पे खत्म की है, यस। अब जब वो उधर पहुंचा तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्योंकि वो यहां से ऊपर गया, राइट। ही हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर. दिस बेसिकली मीन्स ही शुड बी फेसिंग नॉर्थ, राइट, बिकॉज दैट्स द डायरेक्शन इन विच ही इज मूविंग, या। सो द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी north. Easy. Chalo, moving on. Let's quickly have a look at the next question now. What's the next question asking? In which direction is Sam's destination with respect to his home? Sam का destination ये रहा, yes. Sam का home ये रहा. अब ये क्या पूछ रहे हैं कि Sam का destination home से किस direction में, या मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा origin हो जाएगा. This will be our origin, right? ये हमारा ओरिजिन है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यस. सो नाउ डेस्टिनेशन कहां पर है? इज इट इन द नॉर्थ? नो. इज इट इन द ईस्ट? नो. इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, यस. जो डेस्टिनेशन है वो कहां है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. एंगल जरूरी नहीं है, इट नीड नॉट बी एग्जैक्टली 45 डिग्रीज, बट इफ इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट
इट इज नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त लोग उल्टा पढ़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग के होम टू डेस्टिनेशन, व्हाट दे डू इज दे कैलकुलेट डेस्टिनेशन टू होम, जो हो जाता है आपका साउथ वेस्ट, विच इज गोइंग टू बी योर इनकरेक्ट आंसर। प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू, ये होगा आपका ऑरिजिन। वट एवर कम्स आफ्टर विथ रेस्पेक्ट टू, ये होगा आपका ओरिजिन, और फिर उधर से वो रेफरेंस, उसको रेफरेंस लेके फिर आप पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में था। यस, सुपर ब्यूटीफुल। 2 आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस आर आंसर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ मच डिस्टेंस हैज सैम ट्रैवल्ड? चलो डिस्टेंस की बात करते हैं अभी। हाउ मच डिस्टेंस हैज सैम ट्रैवल्ड? यहां पर भी एक कॉमन मिस्टेक है, पता करेंगे। हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रैवल्ड मतलब क्या है? ओवरऑल उसका जो जर्नी था वो कितने किलोमीटर्स का था? तो it was 5 plus 7 12, लिख लेते हैं। 5 plus 7 12 plus 3 15 plus 2 17, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा गंडगोल है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि वो पहले नीचे आया, राइट, ही वेंट टुवर्ड्स साउथ एंड देन ही टर्न्ड अराउंड एंड वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। 10 किलोमीटर्स तो वो यहां से गया, बट ये जो 6 किलोमीटर्स है इसे भी हमें इंक्लूड करना है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। So first he traveled 6, then he turned around and traveled 10. Always keep this in mind. Yeah? कई बार ऐसे हो जाता है कि हम सोचते कि यार ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो ट्रैवल था, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं किया था ना टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, बट स्टिल ट्रैवल में वो भी इंक्लूड होता है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर? 10 15 17 27 एंड 33 किलोमीटर्स। Yes, 33 kilometers is the answer to this question. What is the distance that Sam has traveled in total? Yeah, I hope this part is clear. Yes, चलो इसे erase करते हैं. Let's move on to the next question, which is what? How far is the destination from Sam's home? ये भी 33 होना चाहिए। सैम के घर से डेस्टिनेशन 33 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि सैम ने कौन सा रास्ता लिया। सैम आगे जाके बस स्टॉप पे बैठेगा, चाय की टपरी पे बैठेगा, दोस्तों से मिलेगा, घूम फिर के फिर जाएगा, वो नहीं, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है, डेस्टिनेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द होम, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यस, यहां पे ये रूट मैटर नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ढूंढना है। या तो ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। यस, इसे हम बुलाते हैं चलो एक्स, ठीक है। इस एक्स को हमें ढूंढना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजें। फर्स्ट, वी विल नीड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, बेस का लेंथ ढूंढना पड़ेगा, विच इज व्हाट? यहां से यहां तक 7 होगा, बिकॉज यहां तक 7 है, एंड देन यहां से यहां तक 2 होगा, बिकॉज दिस पार्ट इज 2, है ना। तो ये कितना हो गया? 7 + 2, दिस इज 9 किलोमीटर्स। या आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या है? 9 किलोमीटर्स। बेस बन गया। हाइट का ढूंढते हैं, हाइट कितना है? यहां से यहां तक 10 है, बट ये वाला गैप हमें पता नहीं कितना है, राइट। सो इंस्टेड व्हाट वुड वी डू? वी कुड गो फॉर दिस इज 4, यहां से यहां तक 4 है। यस, फिर ये देखो इधर से इधर क्या है? 3, सो दिस विल ऑल्सो बी 3। 4 + 3 7, 7 प्लस यहां से यहां कितना है? 5, सो दिस इज 5। 7 + 5 विच इज हाउ मच? 12 किलोमीटर्स। ओके, तो ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस है दैट विल बिकम 12 किलोमीटर्स। यस, कट है, कट कट कट। तो इधर से इधर हो गया हमारा 12 किलोमीटर्स इन टोटल। अब लगाएंगे फटाफट से पिथागोरस थ्योरम कि एक्स स्क्वायर शुड बी व्हाट? कटे हाँ वापस। तो ये हमारा एल्टीट्यूड का लेंथ हो गया 12 किलोमीटर्स। अब फटाफट से लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम विच सेज व्हाट? कि एक्स का जो लेंथ है इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 द होल रूट, है ना। इससे हमें x मिल जाएगा।
या तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, 81 प्लस 144 इज 225, स्क्वायर रूट निकाले 15। और अगर आपको पिथागोरन ट्रिपलेट पता है तो पहले हमेशा वो चेक कर लें। यस, लुक एट दिस, द बेस इज 9, हाइट इज 12। तो ये अगर 3 के रेशियो में, ये 4 के रेशियो में, तो ऑब्वियसली ये 5 के रेशियो में ही रहेगा, है ना। 3 times is 9, 4 3 times is 12, so 5 3 times would be 15। तो हमें ये क्या मिल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो x है इज गोइंग टू बी हाउ मच, 15 किलोमीटर्स। कुल, दिस इज डायरेक्शन सेंस। इसके क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट, काफी सिंपल होते हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट मेक मिस्टेक्स विद द ओरिएंटेशन, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, उसमें आप अगर कंफ्यूज ना हो, इट्स गोइंग टू बी अ इजी पीस ऑफ केक। ठीक है, तो इसके साथ हमारा डायरेक्शन सेंस जो है इज डन एंड डस्टेड। यस, नाउ ऑब्वियसली इतना काफी नहीं होगा, राइट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। या डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, डू नॉट फॉरगेट टू टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू चेक आउट के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मूविंग ऑन, The next topic that we're going to look at is blood relations। ये भी कैट में नहीं पूछा जाता है। Blood relations, again very simple, relationship between 2 or more people would be mentioned and a question would be based out of that, right? इसमें आपको सिंगल क्वेश्चन सेट भी मिल सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन सेट भी मिल सकता है। इट्स इधर विच वे इज वेरी इजी। तो ब्लड रिलेशंस में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है, नंबर 1, कोई किसी भी तरीके का असम्पशन नहीं करना है, राइट, स्पेशली विद जेंडर। जेंडर को लेके काफी असम्पशंस हो जाते हैं कि अगर किसी का नाम बोल दे, यहां पे अगर मैं बोल दूं नाम किसी का राज है, यस, नाम अगर मैं बोल दूं किसी बंदे का राज है और पूछूं कि इसका जेंडर क्या है, कई लोग मेल बोलेंगे, या बट with blood relations you have to be careful not to assume gender based on the name, right? Raj could be a female's name, Rajalakshmi ho sakta hai, yeah, so I'm not giving you any clues here, but I'm saying that do not assume genders based on the name, right? Number 2, no complex relations, right? किसी भी तरीके का complex relation नहीं करना है, सिंपल रिलेशंस रखने हैं। जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे उतना कंफ्यूजन होगा। नंबर 3, डू नॉट अस्यूम रिलेशंस बेस्ड ऑन योर कल्चर, अपने कल्चर के हिसाब से, क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से अंकल जो है, हर रैंडम पर्सन को हम अंकल बुलाते हैं, है ना। एवरी रैंडम पर्सन दैट वी नो इज आवर अंकल, बिकॉज दैट्स हाउ वी ग्रू अप, है ना, ट्रीट पीपल विद रेस्पेक्ट, तो हम उन्हें अंकल बुलाते हैं, बट दैट मे नॉट प्ले वेल इन इंग्लिश। Yes, so you have to be very careful not to assume. For example, the term uncle, yes, applies only in 2 places. One would be your parents' sibling, your parents' brother, है ना, जो हम हिंदी में बुलाते हैं चाचा बुला देते हैं, right? चाचा would be your father's brother, मामा बुला देते हैं, which is your mother's brother। तो कोई भी पेरेंट का भाई हो उसे अंकल बुलाते हैं। सेम वे द अदर वे अराउंड वुड बी व्हाट, कि पेरेंट की जो सिस्टर है, पेरेंट्स सिस्टर, राइट, हस्बैंड, द हस्बैंड ऑफ योर पेरेंट्स सिस्टर इज ऑल्सो योर अंकल, है ना। या क्यों, क्योंकि पेरेंट्स सिस्टर वुड बी योर आंट, आंट का हस्बैंड कौन, अंकल, प्लीज कीप दैट इन माइंड, राइट। सो दिस वुड बी योर मासी के हस्बैंड मौसा जी, राइट, और योर बुआ के हस्बैंड फूफा जी, राइट, दिस वुड बी योर अंकल थिंग। इनके अलावा और कोई अंकल नहीं है, राइट। हम रैंडम कोई भी अगर हल्के से सफेद बाल दिख जाए, राइट, उन्हें हम अंकल बुला देते हैं, राइट। सो स्टॉप डूइंग दैट, वो अफेंड भी करता है यार लोगों को, मत करो, ठीक है। सो अंकल, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। इसके अलावा अपने इन लॉज हैं, उसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है, राइट। वी हैव नेफ्यू, नीज, कजिन, उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, तो विल क्विकली डील विद दोस कंफ्यूजंस, ऑलराइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टू मेक ब्लड रिलेशंस इजी, राइट, विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, राइट, लंबा सा खींच के रिलेशनशिप बता देंगे, फिर पूछेंगे कि 2 लोगों के बीच का क्या रिलेशन है। नंबर 2 वुड बी इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक बंदा दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस कराता है टू अ थर्ड पर्सन यूजिंग नॉट द स्ट्रेटेस्ट वे, इन फैक्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ ह्यूज बैक स्टोरी दैट, राइट।
फूफा के, मामा के, चाचा के बेटे के, बुआ के, पोते के, दादा के, परदादा के, दोइते, right? That's your introduction based thing. Yeah. So let's get started. We'll first start with how to make blood relations easy for us when we solve. This is सबसे most efficient, most useful tool जो है would be your family tree, family chart बनाना, right? Not your आलू chart जैसा family chart, right? Family chart, English वाला chart. So to make that, है ना, to make it easy for us to not mention a lot of things, male, female, father, brother, sister, बहुत confusion हो जाता है, तो we use symbols. अब ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, these are not universally used symbols, these are symbols that I use, it becomes comfortable for me to realize something. अगर आप कोई अपने symbols use कर रहे हैं already तो well and good, continue doing that. But अगर आप कोई symbols use नहीं कर रहे हैं, then you can use these. Okay, so first things first, with gender, always remember only 2 genders considered. I know binary काफी non-progressive है, but we're going to leave aptitude out of all that. Okay, aptitude में simple है, these two are mutually exclusive sets, right? अगर कोई person male नहीं है, then we automatically assume that person is a female and vice versa. Okay, तो male के लिए symbol मैं use करता हूं, I draw a box around a person. Person के नाम के around में box बना देता हूं to show that it's a male. Same way for a female, I draw a circle around. Yes, purely because these are easiest of the shapes to draw, so I do that. Okay, 2 genders. Number 3, अगर आपको gender का surety नहीं है, leave it open, don't assume. Okay, if directly या indirectly किसी person का gender नहीं दिया हुआ है, do not assume that. Okay, चलो moving on. Now let's move to the relations, right? Any relation can be expressed with the help of these 3. Number 1, sibling. Sibling मतलब क्या? Brother or sister, right? So to show sibling, to show that 2 people, let's say A and B are siblings, I draw a straight line between them. That's it. A straight line connector between A and B shows that they are siblings. Siblings कौन है? People who share the same parents. Parents अगर same है तो वो siblings है. ठीक है? Next, spouse. If I want to show that X and Y are spouses of each other, then I draw a double-headed line. That's it. 2 lines if I draw spouse, single line if I draw siblings. Yes. The last thing, next generation, it only makes sense अगर मैं downward arrow बना दूं. तो if I want to say that W and V belong in 2 different generations, or if I want to say कि V W का child है, yes, so I draw a downward line. That's it. Downward line बनाएंगे. That means we are moving ahead in the generation. That's it. Yes. ये सिंबल्स रख के आप बहुत ही बढ़िया फैमिली ट्री बना सकते हैं, फैमिली चार्ट बना सकते हैं, विच विल बी अवे फ्रॉम ऑल कंफ्यूजन. यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज स्पेसिफिक रिलेशंस जो अपन ने बात करी थी, है ना. सबसे पहले उठाते हैं अंकल को. यस, अंकल की हम अपन ने बात कर ली थी. देयर आर 2 ways in which a person could be somebody's uncle. One would be parents, brother. Yeah, the other would be parents, sisters, husband. ठीक है, sisters, husband. अब यहां पे parent फादर है या मदर है, तो टू स्पेसिफाई दैट, अगर वो स्पेसिफाई किया है तो क्या यूज करेंगे? 2 टर्म्स, पैटर्नल, मैटर्नल, है ना. पैटर्नल मीन्स रिलेटेड टू योर फादर. फादर के साइड के, पापा के साइड के जो भी रिलेशन होंगे वो पैटर्नल हो जाएंगे. एंड मैटर्नल वुड बी रिलेटेड टू योर मदर. ठीक है, द फन साइड. ओके, सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू नो, पैटर्नल और मैटर्नल के बीच का डिफरेंस. ओके, दिस इज टू स्पेसिफाई कि चाचा की बात कर रहे हैं कि मामा का बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स विद अंकल. सेम विद आंट, राइट. आंट का भी सेम हो जाएगा. आंट के केस में भी 2 केसेस हो जाएंगे. 1 वुड बी योर पेरेंट्स सिस्टर, दैट इज योर मौसी और भुआ, एंड देन वुड बी योर पेरेंट्स ब्रदर्स वाइफ, है ना. दिस वुड बी योर मामी या चाची, दैट केस. ओके, सो अंकल हो गया, आंट हो गया, दिस पार्ट इज क्लियर. Nobody else will be given the title of uncle or aunt. Please keep that in mind. Okay. Next, cousin.
कजिन में ऑब्वियसली हम ऐसे यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि राजू मेरा कजिन ब्रदर है ना, राजी मेरी कजिन सिस्टर है। ये कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ऐसा नहीं लगता है। कजिन इज द सिंगल टर्म, कजिन इज अ यूनिसेक्सुअल टर्म जो आप यूज करते हैं टू शो दैट दैट पर्सन इज नॉट योर पेरेंट्स चाइल्ड बट योर पेरेंट्स सिबलिंग्स चाइल्ड। मतलब क्या, कजिन इज गोइंग टू बी योर अंकल और आंट्स चाइल्ड, कुड बी मेल कुड बी फीमेल, अलग से स्पेसिफाई नहीं होगा। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर हम लगाते हैं विच इज इनकरेक्ट, बट इट शुड बी ओनली कजिन विच इज व्हाट, ईदर योर अंकल और योर आंट्स चाइल्ड, दैट्स इट। ओके, ये हो गया कजिन। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट नेफ्यू एंड नीज ऑल्सो। राइट, नेफ्यू है नीस है, इसमें क्या होता है नेफ्यू और नीस के केस में, very simple thing, nephew and niece, that means if you have a sibling and they have children they become your nephew or niece. Yes, nephew कौन है, nephew would be your siblings son, your siblings son। अगर आपके भाई का बेटा है बहन का बेटा है that would be your nephew। yes, भांजा भतीजा बोलते हैं, that would be nephew। and if your sibling has a daughter, sibling's daughter, then that person becomes your niece, that's it, है ना। कजिन के बेटे बेटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यू सिंपली से दैट दिस पर्सन इज माय कजिन सन, दैट्स इट, कजिन्स डॉटर, फिनिश। नेफ्यू नीज इज ओनली फॉर, अपन बोलते हैं ना ओन ब्रदर ओन सिस्टर, राइट। अगेन ओन ब्रदर ओन सिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ओन पे या भाड़े पे नहीं होता है भाई बहन, राइट। own doesn't is not considered the term, right? When you say brother it means your own brother, when you say sister it means your own sister, all right? So this is with respect to your own family, right? Iske alawa comes the next thing, comes your in-laws, which is very important. The next thing we're going to talk about is what? In-laws. So when I talk about in-laws, they are not your blood relation, है ना, वो अपने ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते क्योंकि यू डोंट शेयर ब्लड विद देम, बट बाय द लॉ ऑफ मैरिज दे बिकम रिलेटेड टू यू, है ना। तो फादर इन लॉ कौन है, फादर इन लॉ is your spouse, your husband or your wife, right? Spouse is father, is your father-in-law. Same way, mother-in-law, your mother-in-law would be your spouse's mother. Simple. Yeah. Then brother-in-law, sister-in-law. This would be your spouse's brother or sister. मैं spouse's sibling लिख रहा हूं, या यहां पे थोड़ा सा गैप दूंगा मैं, राइट। इसके अलावा अगर कोई किसी का फादर इन लॉ है तो वो बंदा उसका सन इन लॉ भी होगा, डॉटर इन लॉ, राइट। दैट्स इट, दीज आर दी ओनली रिलेशंस व्हेन इट कम्स टू इन लॉस। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, अंकल इन लॉ, दादा इन लॉ, दादी इन लॉ, टॉमी इन लॉ, चुन्नू इन लॉ, नो, राइट। इन लॉज इधर तक खत्म, ओके। नाउ ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ पे मैंने एक ब्रेक मारा क्योंकि यहां पे एक और एक्सेप्शन है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, when it comes to brother-in-law, it could also be your sister's husband. Your sister's husband is also your brother-in-law. Yeah, same way your brother's wife, जो हम बोलते हैं भाभी, right? Your brother's wife could also be your sister-in-law. तो दो तरफ है, इन लॉज को लेके दो तरफ है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। दैट डज नॉट अप्लाई फॉर फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ठीक है। सबके फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ही सास ससुर होते हैं, राइट। ओनली वन फादर इन लॉ, ओनली वन मदर इन लॉ, राइट। चलो, सो दिस इज एवरीथिंग दैट कुड क्रिएट अ कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेशंस। ये बात अगर हो गई है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। हम चालू करेंगे द स्टैंडर्ड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जहां पे रिलेशन बिटवीन टू पीपल पूछा गया है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चार्ट बनाएंगे, साथ में मिलकर चार्ट बनाएंगे और फिर खा भी लेंगे उसे। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर दे सेइंग? इफ केविन इज द सन ऑफ जूड, ओके,
जूड है, यस वी हैव अ जूड, एंड वी आर सेइंग कि केविन जो है वो जूड का सन है। तो नाउ जूड का जेंडर हमें पता है नहीं, बट केविन का जेंडर पता है, यस। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला है कि केविन मेल है, बट उन्होंने क्या यूज किया है, द वर्ड सन। सन मीन्स व्हाट, मेल चाइल्ड, है ना, तो इसलिए केविन मेल हो गया। नेक्स्ट, whose sister is Eva? अब मेरा ये क्वेश्चन है, whose sister is Eva? It could mean two things. One, केविन की सिस्टर हो गई एवा, इज दिस करेक्ट? और जूड की सिस्टर है एवा, राइट? दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन दैट कुड हैपन। और ये कंफ्यूजन किस कारण आता है? क्योंकि हम लैंग्वेज नहीं समझ रहे, ग्रामर रूल्स नहीं समझ रहे, राइट? यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बात करी गई है, somebody sister is Eva, है ना, उसके पहले क्या है? कॉमा। यस, इफ देर इज अ कॉमा बिफोर एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन के पहले अगर कॉमा है, इसका मतलब ये है कि हम लास्ट स्पोकन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये सिस्टर ऑफ एवा कौन है? मतलब एवा किसकी सिस्टर है? जूड की सिस्टर है, नॉट केविन। क्यों? क्योंकि कॉमा है। नाम के बाद नाम, नेम, प्लेस, एनी सब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट उसके बाद में अगर कॉमा है तो द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्सन एंड नॉट केविन। ओके, तो यहां पे क्या इरेज कर देंगे? दिस पार्ट वेयर एवा इज केविन सिस्टर, नो, एवा इज हु सिस्टर? जूड सिस्टर। ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, मूविंग ऑन। किट इज एवाज मदर। अगर एवा की मदर किट है तो जूड की भी मदर किट हो जाएगी। यस, तो किट, बिकॉज किट इज मदर, सर्कल। ओके, किट इज एवाज मदर। बॉबी इज द सन ऑफ किट। बॉबी कौन है? किट का सन। किट के ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन है, उसमें से एक और चिल्ड्रन हो गया विच इज व्हाट? बॉबी, एंड ही इज अ मेल, क्योंकि सन बोला है ना, सन ऑफ किट। क्या? अब यहां पे देखो, इसके बाद और भी कुछ है। एंड गैबीज फादर। कौन है गैबी का फादर? किट। सर आपने तो बोला था कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये लास्ट स्पोकन पर्सन है, उसका होना चाहिए। नहीं, कॉमा है, नहीं, यहां पे क्या है? कंटिन्यूएशन है, एंड से कंटिन्यू हो रहा है। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अभी भी बॉबी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बॉबी इज हु? गैबीज फादर। यस, बॉबी जो है वो क्या है? गैबी के फादर है। डू वी नो अबाउट गैबीज जेंडर येट? नो, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? हाउ इज गैबी रिलेटेड टू किट? मुझे पता है कि सबसे पहले जो आप आंसर करेंगे, लॉट ऑफ पीपल वुड से ग्रैंड डॉटर, क्योंकि गैबी नाम सुनने में फीमेल लग रहा है, राइट? नो, ग्रैंड डॉटर इज अ ट्रैप आंसर। यस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गैबी रिलेटेड टू किट। यस, ये रही किट, ये रहा गैबी। यस, हाउ इज द रिलेशन? फादर्स मदर। यस, किट इज गैबीज फादर्स मदर। मतलब गैबी नहीं, किट इज ग्रैंड मदर ऑफ गैबी। बट डू यू नो हाउ गैबी इज रिलेटेड? नो, यू नो दैट गैबी इज व्हाट? किट्स सन्स चाइल्ड। किट का सन है बॉबी, बॉबी का चाइल्ड है गैबी। बट डू यू नो गैबीज जेंडर? नो। मतलब क्या? गैबी ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, क्योंकि बोथ, बिकॉज बोथ आंसर्स आर प्रेजेंट हियर एंड वी हैव वन आंसर चॉइस दैट सेज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ये हो जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज इट इज नॉट डेफिनेट। जो रिलेशन है बिटवीन गैबी एंड किट, नॉट डेफिनेट। कुड बी गैबी, कुड बी किट्स ग्रैंडसन, कुड ऑल्सो बी ग्रैंड डॉटर। ओके, देयर इज अनदर ट्रैप जहां पे कई लोग गलती कर देते हैं, दैट इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। रीड दिस, हाउ इज गैबी रिलेटेड टू किट? अगर आप उसे उल्टा पढ़ लेते हैं, हाउ इज किट रिलेटेड टू गैबी, फिर क्या आ जाता है आंसर? ग्रैंड मदर, क्योंकि हमें पता है कि किट इज गैबीज ग्रैंड मदर, बट द क्वेश्चन इज अदर वे अराउंड। प्लीज रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? तो ये भी एक तरीके का ट्रैप है। प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इन टू दीज ट्रैप्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, ओपन माइंड रख के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। यस, सो आवर राइट आंसर इज व्हाट? कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। यस, सो आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज इंट्रोडक्शन बेस्ड, ठीक है?
हमने डायरेक्ट रिलेशन वाला देख लिया, अब इंट्रोडक्शन बेस्ड करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, चार्ट बनाना है, क्वेश्चन आंसर करना है, बट यहां पे हमारा अप्रोच जो होगा वो हल्का सा डिफरेंट होगा, ठीक है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, राहुल सिस्टर सेड समथिंग, ठीक है। तो अब कौन बात कर रहा है, यहां पे कोई बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, राहुल नहीं, राहुल की जो सिस्टर है, ये राहुल है, राहुल की एक सिस्टर है, ठीक है, वो बात कर रही है। शी इज टॉकिंग, शी इज द स्पीकर, ओके। शी इज स्पीकिंग अबाउट whom? शी इज स्पीकिंग अबाउट सम मैन, कोई मैन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। यस, शी इज टॉकिंग अबाउट सम मैन, ऑलराइट। क्या बोल रहे हैं, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल हु ओनली हैज वन सिबलिंग। यार ऐसे कौन बात करता है, सीधा सीधा बता दो, नहीं बताना है मत बताओ यार, छोड़ दो। ऐसे किसी बंदे को कंफ्यूज करने से क्या मतलब है ना। तो चलो, तो इसको क्रैक करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम सीधा सीधा नहीं जाएंगे क्योंकि सीधी उंगली से ये आंसर नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ी नहीं, यहां पे उल्टी करनी पड़ेगी। वी हैव टू गो द अदर वे अराउंड। तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड, है ना। आई, मी, माई, ये सारे हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जहां पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वहां से चालू करो। क्यों? क्योंकि स्पीकर बात कर रही है ना। राहुल की जो बहना है वो बात कर रही है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, हर रिलेशन, राइट। तो राहुल सिस्टर है, सिस्टर का क्या बोल रहे हैं, माई अंकल, मतलब राहुल की जो सिस्टर है उसका कोई अंकल है, राइट, विच मीन्स राहुल के सिस्टर का कोई पेरेंट होगा, फादर और मदर, देन दैट पर्सन वुड हैव अ ब्रदर, अंकल। अंडरस्टूड? माई अंकल हो गया ये पार्ट, यस। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रिवर्स में जाएंगे, गो बैक। द फादर ऑफ माई अंकल, माई अंकल, सिस्टर की अंकल जो उसका फादर कौन होगा, सबका ग्रैंडफादर, है ना। यस, गॉड फादर, सबके ग्रैंडफादर होंगे, राइट। दिस पर्सन कुड बी फादर और मदर ऑफ राहुल एंड हर सिस्टर, बट वी डोंट नो दैट येट, ओके। मूविंग ऑन, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, ये हो गया फादर ऑफ माई अंकल हो गया। वापस थोड़ा एक पीछे जाओ, द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, राइट, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ये हो गए अंकल, अंकल के फादर, फादर की एक डॉटर है। अब यहां पे दो केस बन जाते हैं नॉर्मली, कि एक या तो ये डॉटर है या फिर इनकी एक और बहन है जो डॉटर है। वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है इस कंडीशन से। हु हैज ओनली वन सिबलिंग, ये जो अंकल हैं इनके सिर्फ एक ही सिबलिंग है, इनके अलावा इनके सिर्फ एक ही भाई या बहन है, ओनली वन, which means that rules out this condition. Yes, and it also gives us a clarity कि ये जो पर्सन है वो कौन है, राहुल के सिस्टर या राहुल की मॉम के बारे में बात कर रहे हैं, मदर के बारे में बात कर रहे हैं। यस, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये वाला कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट के कारण क्लियर हो जाता है। या मूविंग ऑन अगेन, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ये हो गया अंकल, अंकल का फादर, फादर का डॉटर, डॉटर का सन। यस, ही इज द सन ऑफ द डॉटर। अब कई लोग यही करेंगे कि अगर ये डॉटर है तो ये सन हो जाएगा, क्योंकि राहुल नाम तो सुना ही होगा, साउंड लाइक अ मेल नेम, बट नो, नॉट नेसेसरली। अब यहां पे दो केस हो जाएंगे। फर्स्ट केस, द मैन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द मैन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ईदर राहुल, वो एक केस हो गया। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस वुड बी दैट राहुल एंड his sister also has another brother and this is the man we're talking about. बात समझ में आ रही है? Yes, there could be two cases now. Number one, it could be Rahul himself. Number two, it could be Rahul and his sister's another brother, the third sibling. Yes, तो यहां पे दो केसेस हैं। One, the man could be Rahul himself or could be the brother. Question क्या है? How is the man related to Rahul? How is the man related to Rahul? Obviously, nephew और uncle तो नहीं है. Yes, brother seems like an answer, but you have to be very careful क्योंकि दो केस बन रहे हैं. राहुल खुद भी तो हो सकता है, खुद का भाई नहीं होता, राइट? खुद का भाई नहीं होता. Yes, so what happens? Brother will also be eliminated. This is again your trap answer. Please be very, very careful. Don't fall for these traps. Yes. Answer is going to be cannot be determined. क्यों? क्योंकि multiple answers है. One, it could be himself
or it could be brother. Okay, yes, so I hope blood relation भी ऊपर ऊपर से ओके है. ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो लगेगा गाइस, प्रैक्टिस करना मत भूलना, राइट. बट हाँ, हमने दोनों क्वेश्चन टाइप को अटैक कर लिया. इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो टू मेक इट इजी. यस, इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में याद रखना, स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. जहां कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उधर से चालू करो और उल्टा जाओ, इजी होगा. ऊपर से करोगे तो काफी कंफ्यूजिंग है. यस, चलो, ब्यूटीफुल गाइस, वेरी गुड, आई एम लाइकिंग दिस एनर्जी. इसी को कंटिन्यू करते हैं इनटू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज सिलॉजिज्म्स, राइट. सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो अ लॉट ऑफ पीपल स्किप इट, राइट. सिलॉजिज्म्स को बहुत लोग स्किप कर देते हैं एंड द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, सर ये क्या बोल रहे हैं, वेन डायग्राम के ऊपर वेन डायग्राम बनाए जा रहे हैं, आंसर ही नहीं निकल रहा. यस, सो टू हेल्प यू विद दैट, ये हम जो क्विक एक गो थ्रू करेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलॉग्स, राइट. 4 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, 4 स्टैंडर्ड कंक्लूजन होते हैं, राइट. योर क्वेश्चन विल लुक लाइक दिस, 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे. उस स्टेटमेंट के लॉजिक से आपको कंक्लूजन्स डिराइव करने. कंक्लूजन्स आपको डिराइव नहीं करने, कंक्लूजन्स भी आंसर चॉइसेस में दिए होते हैं या अलग से कंक्लूजन्स दिए होते हैं. आपको ये पता करना है कि क्या ये लॉजिकली निकल सकता है या नहीं. दैट्स इट. यस, so these are the 4 standard statements. All A's are B's, some A's are B's, some A's are not B's, no A's are B's, है ना. कोई भी स्टेटमेंट हो उसे आप इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, राइट. दीज आर योर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स भी इसी फॉर्मेट में रहेंगे. या नाउ देयर आर 2 ways in which you can solve silogs. Number 1 is the more familiar one, which is Venn diagram. But Venn diagram एक हल्का सा ड्रॉबैक है. वो क्या है? There could be more than one conclusions possible. Yes, so to ease that pain out, we have this other method called distribution, जो कि बहुत ज्यादा familiar नहीं है but useful है. But obviously हर useful चीज के कोई ना कोई constraints होते हैं, है ना. तो सबसे पहले distribution method है क्या वो देखते हैं, and then उसके constraints क्या होंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड वाले स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा आपको मेमोरी पे इफेक्ट होगा, राइट. यू विल हैव टू ब्रिंग योर मेमोरी इनटू दिस. नंबर 1, अगर आपका स्टेटमेंट ये है ऑल एज आर बीस, ए पे आप टिक मारेंगे, बी को आप क्रॉस करेंगे. यस, टिक का मतलब है कि वो सेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्रॉस का मतलब है कि वो सेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इसके अंदर इसके डेप्थ में अब हम नहीं घुसेंगे बिकॉज वी आर टू क्लोज टू द टेस्ट, राइट. बट आई विल डेफिनेटली टेक सम टाइम एंड एक्सप्लेन टू यू लेटर कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सेट, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सेट क्या है और क्यों इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये टिक है, ये क्रॉस है. ओके, नेक्स्ट, अगर सम एज आर बीज दिया है तो दोनों स्टेटमेंट्स पे आप क्रॉस लगाएंगे, ए और बी दोनों एलिमेंट्स पे आप क्रॉस लगाएंगे. सम एज आर नॉट बीज, ए पे क्रॉस होगा, नॉट बीज, बी पे आप टिक करेंगे. एंड लास्ट स्टेटमेंट नो एज आर बीज, दोनों पे टिक करेंगे. ओके, ये टिक और क्रॉस कोई, these are just characteristic in terms of whether the set is distributed or not, whether you need to know all the elements of the set or not. ठीक है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बाद में दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो एक चीज ये ध्यान में रखना है आपको, दिस. ओके, नाउ द रूल्स. रूल नंबर 1, ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा काम तभी आएगा जब आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट्स. यस, एंड आपका जो कंक्लूशन है, आपके जो कंक्लूशन, अच्छा ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स होने चाहिए, 1 कॉमन टर्म होना चाहिए. वो जो 2 स्टेटमेंट्स दे दे उसमें से एक कॉमन टर्म डेफिनेटली निकलना चाहिए. एंड अनदर कंडीशन इज व्हाट, दैट दिस विल वर्क इफ एंड ओनली इफ आपके कंक्लूशन में, इन कंक्लूजन, मिडिल टर्म और कॉमन टर्म शुड नॉट बी यूज्ड. ठीक है, जो आपका कंक्लूशन है उसमें कॉमन टर्म नहीं यूज होना चाहिए, कॉमन टर्म नॉट यूज्ड. अगर उसमें कॉमन टर्म यूज्ड है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं लगेगा.
अब मेरे को पता है कि सर मेथड समझाने के पहले कंस्ट्रेंट्स नहीं है, रूल्स है। ये अगर रूल्स आप फॉलो करेंगे देन इट बिकम्स इजी फॉर यू एंड योर आंसर विल कम इन अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। ओके, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी एलिमेंट अगर क्रॉस है, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपने क्रॉस लगाया, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने बी के ऊपर क्रॉस लगाया है, तो अगर स्टेटमेंट में वो एलिमेंट पे क्रॉस है तो कंक्लूजन में भी उस एलिमेंट पे क्रॉस ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट क्रॉस है तो वो कंक्लूजन में भी क्रॉस ही होना चाहिए। नंबर 3, आपका जो कॉमन टर्म है, योर कॉमन टर्म शुड हैव अ टिक एट लीस्ट वंस। आपका कॉमन टर्म 2 बार आएगा, क्योंकि कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, 2 बार आएगा, उस पे एटलीस्ट एक पे टिक होना चाहिए, तभी डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, वरना इन्फिनाइट कंक्लूजन्स निकलेंगे या नो कंक्लूजन्स निकलेंगे। ठीक है, नो मतलब नॉट 9, नो नहीं, नो कंक्लूजन्स। ओके, so it has to have a tick at least once. Okay, at least once एक टिक होना ही चाहिए। या नंबर 4, अगर आपके स्टेटमेंट में सम यूज्ड है, द वर्ड सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, अगर सम यूज्ड है तो आपके कंक्लूजन में भी सम आएगा। अगर आपके स्टेटमेंट में नो या नॉट यूज्ड है तो आपके कंक्लूजन में भी नो या नॉट आएगा। ऑल को लेके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑल आया तो कंक्लूजन में सम भी हो सकता है, कुछ भी, बट अगर आपके स्टेटमेंट में सम है, कंक्लूजन में सम रहना चाहिए। अगर आपके स्टेटमेंट में नो या नॉट है तो आपके कंक्लूजन में भी नो या नॉट होना चाहिए। बस ये 4 हल्के से रूल्स हैं, इन्हें अगर आप ध्यान में रख लें तो यू विल गेट योर आंसर इमीडिएटली। एक मैं आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूं टू मेक इट इजी फॉर यू ऑल। ओके, ये रहा एक सैंपल, देयर इज वन सैंपल क्वेश्चन आई एम टेकिंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट्स आ गए, 2 कंक्लूजन्स आ गए, आंसर चॉइस क्या बोल रहा है? ओनली 1 फॉलोस, ओनली 2 फॉलोस, बोथ 1 and 2 फॉलो, नीदर 1 nor 2 फॉलोस। ओके, इसका क्या मतलब है कि या तो ये सही है या फिर अगर ये सही है तो ये गलत है। दिस इज फर्स्ट। सो व्हाट इज फर्स्ट सेइंग कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर चॉइसेस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दिस विल गिव यू अनदर क्लैरिटी ऑन इट। ओनली 1 फॉलोज मींस 1 ट्रू है, सेकंड 1 डेफिनेटली फॉल्स है। ओनली 2 फॉलोज मींस नंबर 1 डेफिनेटली फॉल्स है, नंबर 2 डेफिनेटली ट्रू है। बोथ फॉलो मतलब दोनों ट्रू है, नीदर फॉलो मतलब दोनों फॉल्स है। ओके, कीप दिस इन माइंड, ये आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी देगा इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग द राइट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, वेन डायग्राम से तो हो ही जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन से करके बताता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, मतलब चलो मैं लिख लेता हूं यहां पे। ओके, आई विल राइट डाउन दिस, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये अपना पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? सम फ्रूट्स आर सिट्रस। ओके, ठीक है, ये रहे अपने दोनों स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स हैं। यस, क्या इसमें कॉमन टर्म है? पता करते हैं। कॉमन टर्म है, यस, क्या? एफ है ना, फ्रूट्स इज कॉमन टर्म, वेरी गुड। या मूविंग ऑन, टिक और क्रॉस असाइन करेंगे। ऑल एफ्स एज आर एफ्स, ये टिक होगा, ये क्रॉस होगा। सम एफ्स आर सीज, दोनों क्रॉस होंगे। यस, व्हाट्स द थर्ड रूल? कीप इन माइंड कि जो आपका कॉमन टर्म है, जो आपका कॉमन टर्म है, दैट शुड बी हैविंग अ टिक एट लीस्ट वंस। कॉमन टर्म फ्रूट से क्या यहां पे टिक है? नहीं है। क्या यहां पे टिक है? नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका जो कंक्लूजन होगा, इट वुड ईदर हैव इन्फिनाइट कंक्लूजन्स, मतलब आप इसमें से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। यस, एनी विच वेज इन्फिनाइट कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो वो एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, है ना। बहुत सारे कंक्लूजन जब निकलते तो उसे कंक्लूजन नहीं बोलते, उसको पॉसिबिलिटीज बोलते, राइट। सो इन्फिनाइट या नो होगा अगर आपका मिडिल टर्म में एक भी टिक नहीं है। तो यहां पे मेरे को आंसर चॉइसेस, इस यहां पे मेरे को कंक्लूजन्स देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। आई कैन क्लियरली से दैट नीदर ऑफ देम विल फॉलो। व्हाई? नो, नो कहीं पर भी यूज्ड है यहां पे,
नहीं, ऑल यूज्ड है बट क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में सम है, मैंने क्या बोला, कंक्लूजन में भी सम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सम भी नहीं है, स्टेटमेंट में नो नहीं है, तो एनी विच वेज ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव क्लियर्ड दैट पार्ट आल्सो। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, दिस विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। अब अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार इसे वेन डायग्राम से भी बता सकता हूं, ठीक है। चलो मैं आपको ये एक बार वेन डायग्राम से करके बताऊंगा टू गिव यू अ क्लैरिटी के यार सही में ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड काम तो कर रहा है ना। तो चलो, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स का वेन बना देते हैं, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, सम फ्रूट्स आर सिट्रस। तो अब जब मैं बोलूं सम फ्रूट्स आर सिट्रस, यहां पे केसेस देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं सम फ्रूट्स आर सिट्रस, ये एक पॉसिबिलिटी है। लुक एट द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, मैं ऐसे कर सकता हूं सम फ्रूट्स आर सिट्रस, यस। थर्ड पॉसिबिलिटी मैं ऐसे कर सकता हूं सम फ्रूट्स आर सिट्रस, समझ में आ रहा है आपको, यस। एंड आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, ऐसे डाल सकता हूं सम फ्रूट्स आर सिट्रस। तो वेन डायग्राम का यही दिक्कत है कि यू शुडंट बी थिंकिंग इन अ स्ट्रेट वे, यू शुड बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, ये सारे पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे क्या क्या कंक्लूजन्स बन रहे हैं, वन, वी आर गेटिंग नो एप्पल्स आर सिट्रस, ये देखो एप्पल्स सिट्रस कोई रिलेशन नहीं है, नो एप्पल्स आर सिट्रस एक कंक्लूजन, दूसरा सम एप्पल्स आर सिट्रस सेकंड कंक्लूजन, थर्ड ऑल एप्पल्स आर सिट्रस थर्ड, राइट, फोर्थ ऑल सिट्रस आर फ्रूट्स, यस। इतने सारे कंक्लूजन्स बन रहे हैं आप, या सो दैट्स व्हाई आई सेड too many conclusions or no definite conclusion when your middle term is not distributed at least once, एक बार तो टिक होना ही चाहिए to get even one conclusion, yes। चलो अब ये हो गया, एक और ट्राई करते हैं टू कंफर्म के हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है, ठीक है। लेट्स क्विकली डू दिस, ऑल स्टेटमेंट्स, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, स्नेक पे टिक, रेप्टाइल्स पे क्रॉस, नो रेप्टाइल्स हैव स्पाइन्स, दोनों पे टिक हो जाएगा। कॉमन टर्म क्या है, रेप्टाइल्स, क्या इस पे एटलीस्ट वन स्टिक है कहां पे, रेप्टाइल्स पे, इसका क्या मतलब है कि डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा, ओके। नेक्स्ट व्हाट डू वी डू, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपके स्टेटमेंट में नो है तो कंक्लूजन में भी नो होना चाहिए, ये रहा आपका कंक्लूजन। ये हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सही है, कि इस स्टेटमेंट में कॉमन टर्म नहीं यूज होना चाहिए, देखो नो स्नेक्स हैव स्पाइन्स, कहीं पर भी रेप्टाइल्स यूज्ड है इस कंक्लूजन में नहीं, मतलब 2 इज करेक्ट। सम स्नेक्स हैव स्पाइन्स, ये हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि सम स्टेटमेंट में यूज नहीं है, सो 1 इज आउट, 2 इज द आंसर, आंसर इज बी, ओनली 2 फॉलोस, यस। इजी है, वेन डायग्राम बनाना पड़ा नहीं, मल्टीपल केसेस निकालने पड़े नहीं, ओके। ये अगेन मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के बता देता हूं टू मेक श्योर कि हम सही ट्रैक पे चल रहे, ठीक है। ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, और ये क्या बोल रहे हैं, नो रेप्टाइल्स हैव स्पाइन्स, नो रेप्टाइल्स हैव स्पाइन्स। ये देखो रेप्टाइल्स और स्पाइन्स में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्नेक्स और स्पाइन्स में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, दिस विल बिकम अ डिसजॉइंट सेट, है ना। ये डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, नो लिंक। So what's the conclusion? No snakes have spines. No spine animals are snakes either which ways. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, only 2 follows which is no snakes have spines. I hope this is clear. Yes. तो इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन पे मारेंगे एक हल्का सा पॉज, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखा दिया, ये आपको तभी याद रहेगा, आप तभी इसे एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने काफी उस पे प्रैक्टिस करी है, ऑलराइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड नाउ, वेन डायग्राम्स। काफी यूजफुल है वेन डायग्राम्स, बट एक ही दिक्कत है कि काफी सारे कंक्लूजन्स बन सकते हैं, बट अगर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, और अगर आपके कंक्लूजन में कॉमन टर्म्स भी यूज्ड है ना, तब सिर्फ वेन डायग्राम काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, टाइम सेविंग है, बट क्या कंस्ट्रेन है, 2 स्टेटमेंट होने चाहिए,
एक ही कॉमन टर्म होना चाहिए और उस कॉमन टर्म को कंक्लूशंस में नहीं आना चाहिए, है ना। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे कुछ भी चलेगा, दिस इज फ्री स्टाइल। या तो यहां पे फटाफट से जो स्टैंडर्ड वेन्स है, स्टैंडर्ड जो हमारे वेन डायग्राम्स होंगे फॉर दीज डायग्राम्स, विल ड्रॉ दैट। ओके, ऑल एज आर बीज कैसे करेंगे? ऑल ए आर बीज, ठीक है। ये है आपका स्टैंडर्ड डायग्राम, प्राइमरी वेन डायग्राम, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेन डायग्राम है ये। यस, प्राइमरी वेन डायग्राम, यही आप स्टार्ट, इससे ही आप स्टार्ट करेंगे। बट इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ऑल एज आर बीज। कैसे? ये देखो, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला सेट ए है और जो बी है वो इसके ओवरलैपिंग सेट है। बी क्या है? इसका ओवरलैपिंग सेट। मतलब क्या? ए और बी दोनों सेम ही सेट है ना। एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से इफ आई से ए हैज दीज 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, और अगर मैं बोलूं बी भी 1 2 एंड 3 है, ऑल एज आर बी ट्रू है? ट्रू है भाई, ए के हर एलिमेंट बी में है। यस, स्टिल दिस इज योर प्राइमरी, दिस वुड बी योर सेकेंडरी डायग्राम। ठीक है, पहले डायग्राम्स देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज आता है। प्राइमरी डायग्राम्स आपको डेफिनेट कंक्लूजन देंगे। प्राइमरी डायग्राम्स विल गिव यू डेफिनेट कंक्लूजन, सेकेंडरी डायग्राम्स विल गिव यू प्रोबेबल पॉसिबल कंक्लूजन। कंक्लूजन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, बट हो भी सकता है ना, मे बी, कुड बी वाला केस। चलो, सम एज आर बीस, प्राइमरी डायग्राम क्या रहेगा इसका? सम एज आर बीस, ये हो गया ए का सेट, ये हो गया बी का सेट, और इनके बीच में जो है ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, सम एज आर बीस, है ना। सम का मतलब क्या है? सम, द टर्म सम मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट। एटलीस्ट वन का मतलब है सम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ये सेट ए है, सेट बी दे रखा है, ठीक है, मेरे को ये बोलना है कि सम एज आर बीस। मेरे को इतना ही पता है कि ए में वन है, मैं बाकी के टर्म्स मेरे को दिख नहीं रहे, बाकी के टर्म्स जो हैं वो मिसिंग है, ठीक है, बाकी के टर्म्स क्या है? मिसिंग। यस, बट बी में मेरे को पता है, बी में है 1 2 3, अगेन द रिमेनिंग सेट्स, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मिसिंग। ठीक है, अब यहां पे देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि सम एज आर बीस? क्या मैं बोल सकता हूं सम एज आर बीस? हाँ, कैसे? मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट देखा है, मैंने ये एलिमेंट देखा है 1, ये एलिमेंट मैंने यहां पे भी देखा है 1, तो हाँ भाई, सम एज आर बीस, है ना। सम मतलब क्या? एटलीस्ट वन, इवन इफ वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, इवन इफ वन एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, हम बोल सकते हैं कि भाई सम एज आर बीस, राइट। बट हमने तो बाकी के एलिमेंट्स देखे ही नहीं, हमने बाकी के एलिमेंट्स देखे ही नहीं। व्हाट इफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ ए आर 2 3 4 एंड 5, एंड बी में भी 4 एंड 5 है? क्या अब भी मैं बोल सकता हूं सम एज आर बीस? हाँ, मैंने ये सारे एलिमेंट्स देखे ही नहीं भाई, मैंने यहां से लेके ये वाले एलिमेंट्स देखे ही नहीं, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट ए का देखा, एक एलिमेंट बी का देखा, और मैं बोल सकता हूं सम एज आर बीस। मतलब क्या है कि सम एटलीस्ट वन, है ना। सम का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन कुड गो ऑल द वे टिल ऑल, ठीक है। ऑल भी अगर है तो भी मैं बोल सकता हूं कि सम ट्रू है। यस, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, तो सम एज आर बीज के अदर डायग्राम्स क्या हो जाएंगे? सम एज आर बीज के अदर डायग्राम्स क्या हो जाएंगे? ऐसे बोल सकता हूं मैं, ये वाला सेट जो है ए है, ये बी है। क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं सम एज आर बी? डेफिनेटली। ए के कोई कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो बी में भी हैं, ये वाले सम एज आर बी, तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है? ऑल बीज आर ए। यस, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इसीलिए वेन डायग्राम जो है काफी रिस्की होता है। सम एज आर नॉट बीस, सम एज आर बीस का इनवर्स, दैट्स इट। ये ए है, ये सेट बी है। व्हेन आई से सम एज आर नॉट बीस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए दैट इज नॉट प्रेजेंट इन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए नॉट प्रेजेंट इन बी। एग्जाम्पल देता हूं, देखो,
मैं बोल रहा हूं कि ये 1 है, ठीक है, दिस इज 1, आई डोंट नो द रेस्ट, पर बी में मेरे को पता है कि ये 2 है, 3 है, 4 है। क्या मैं बोल सकता हूं सम एज आर नॉट बी? यस। क्यों? इसमें 1 है, मैंने देखा। क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं। इसका क्या मतलब है कि ऐसा एक एलिमेंट जरूर है ए में जो बी का पार्ट नहीं है। सम एज आर नॉट बी। या इसका क्या मतलब है? इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि इसमें 1, 5 एंड 6 है। So now what happens? Another conclusion, a possible conclusion, probable conclusion becomes what? No A's are B, है ना? तो some A's are not B, इसका ये स्टैंडर्ड, ये प्राइमरी डायग्राम है, बट आई कैन ऑल्सो से कि no A's are B is also a secondary diagram, a probable conclusion, है ना? Probable conclusion, keep that in mind. सबसे बिंदास, नो ड्रामा, नो कंफ्यूजन इज नो एज आर बीस, राइट, जो अपना आखिरी स्टेटमेंट है उसमें कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, बस खत्म। नो एज आर बीस का एक ही डायग्राम है भाई, ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, नथिंग, सिंपल डायरेक्ट। ओके, तो ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका एप्लीकेशन काफी सिंपल। डायग्राम बनाओ, possible conclusions निकालो, yes, check if those are present in the answer choices, be careful not to mess with them, that's it, ठीक है। एग्जाम्पल लेते फटाफट। सम टैब्स आर कन्वर्टेबल, मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग द प्राइमरी डायग्राम्स फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी डायग्राम्स। सम टैब्स आर कन्वर्टेबल, तो ये हो गया टैब्स, ये है कन्वर्टेबल, सम टैब्स आर कन्वर्टेबल। नेक्स्ट, ऑल पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे ना तो पीसी है ना इलेक्ट्रॉनिक है, उसको बाद में करेंगे। ये देखो थर्ड स्टेटमेंट, ऑल कन्वर्टेबल आर पीसीज, ऑल कन्वर्टेबल, ये है ऑल कन्वर्टेबल, ये क्या है, ये है पीसीज, यस। देन आई कैन गो टू द सेकेंड वन, ऑल पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिक, ऑल पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने बनाया स्टैंडर्ड डायग्राम, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब देखो फटाफट आंसर चॉइसेस को देखो, सी विच वंस यू कैन एलिमिनेट। कंक्लूजन देखो, सम टैब्स आर पीसीज, यहां पे सम टैब्स और पीसीज में कोई लिंक है? ये देखो, ये टैब्स है, ये पीसीज है, ये वाला पार्ट देखो, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सम टैब्स आर पीसीज? आई यूज अनदर कलर, वेट, या ये है टैब्स, ये है पीसीज, ये देखो some tabs are PCs, है ना? Yes, I can also bring in this part क्योंकि all convertibles are also PCs, तो ये automatically PC और convertible all convertibles are PCs, which means some tabs that are convertibles are also PCs, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाला डेफिनेटली ट्रू है, कैसा भी आप डायग्राम बना ले फर्स्ट वाला डेफिनेटली ट्रू है। अब सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट और फोर्थ वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे? कुड बी, कुड बी का क्या मतलब है? पॉसिबल, यस। पॉसिबल वाले को थोड़ा साइड में करो, डेफिनेट वाले को देखो, डेफिनेट वाले में क्या है? आर, इज, वेयर, ये सारे हैं डेफिनेट वाले, उन पे ज्यादा ध्यान दो, जो पॉसिबल है उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। ऑल पीसीज आर टैब्स, क्या ऑल पीसीज आर टैब्स आप बना सकते हैं? ऑल पीसीज आर टैब्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, ऐसा कहीं पे डायग्राम बन सकता है जहां पे सारे पीसीज जो हैं वो टैब्स हो जाएं, मतलब क्या? इफ ऑल पीसीज आर टैब्स, ठीक है, सॉरी द अदर वे अराउंड, ये टैब्स हो जाएगा, ये पीसी हो जाएगा, ठीक है, ऑल पीसीज आर टैब्स, ऐसे ऑल पीसीज आर टैब्स, यस। अब हमें क्या करना है, इनमें कहीं पे कन्वर्टेबल डालना है कि सम टैब्स आर कन्वर्टेबल, some tabs are convertible, तो some tabs are convertible, I can put it like this, some tabs are convertible, yes, and we are saying what? All convertible are PCs, all convertible are PCs हो गया, yes। The last one is all PCs are electronic, all PCs are electronic को ऐसे डाल सकते हैं। अब यहां पे क्या आ रहा है? All PCs are tabs, हाँ, यहां पे it makes sense कि all PCs are tabs, यस, यहां पे बन रहा है ऑल पीसीज आर टैब्स,
बट क्या यहां पे बन रहा ऑल पीसीज आर टैब्स? नहीं. विच मीन्स व्हाट? ऑल पीसीज आर टैब पॉसिबल कंक्लूजन है. ऑल पीसीज आर टैब इज अ पॉसिबल कंक्लूजन बट नॉट अ डेफिनेट वन. ठीक है, ये जो है पॉसिबल कंक्लूजन है, नॉट अ डेफिनेट वन. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, तो ऑल पीसीज आर टैब्स इज नॉट अ डेफिनेट वन, इट इज अ पॉसिबल वन. ओके, तो यहां पे कहीं पर भी अगर आपके आंसर चॉइसेस में नंबर 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 4 है, उसे निकाल दो. ये रहा, ये एलिमिनेटेड है. दिस कांट बी ट्रू. यस, तब या तो 1 and 2 फॉलो करेगा, या सिर्फ 2 फॉलो करेगा, या नन ऑफ द अबव फॉलो करेगा. ठीक है, तो अब बाकी वाले के देखते हैं. राइट, लेट्स लुक एट द रेस्ट. पॉसिबल कंक्लूजंस वाले देखते हैं कि क्या वो सही में बनेगा कि नहीं बनेगा. ऑलराइट, लेट्स क्विकली डू दैट. All PCs could be convertible. All PCs could be convertible. Very much possible. कैसे? अगर मैं ऐसे बना दूं, ये convertible है और overlapping set है PC का. Yes, all PCs are convertible. Possible. Yes, could be है. The term used is could be, मतलब it is possible. Yes, one is true always. थर्ड वाला क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कुड बी टैब्स. ऑल इलेक्ट्रॉनिक कुड बी टैब्स, अंदर की तरफ है इलेक्ट्रॉनिक. ऐसा देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स कुड बी टैब्स. अगर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर टैब्स, एंड व्हाट डू वी नो? वी नो दैट ऑल पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसके अंदर होगा पीसीज. यस, एंड व्हाट डू वी नो? ऑल पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिक, ऑल कन्वर्टेबल आर पीसीज, इसके अंदर वापस होगा कन्वर्टेबल. एंड वी आर सेइंग सम टैब्स आर कन्वर्टेबल. राइट, आई एम सेइंग व्हाट? सम टैब्स आर कन्वर्टेबल. अगर मैं बोल रहा हूं कि सम टैब्स कन्वर्टेबल है, तो वो कैसे होगा फिर? ऐसे. या सो दिस बिकम्स अ शेकी वन, है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो दिस मे नॉट बी ट्रू. So what do we have? Only, sorry, option A, only 1 and 2 follow. Yes, so I hope this part is clear. ये रहा syllogism with the help of Venn diagrams. Yes, this is another example. इसे भी आप Venn diagram के साथ solve कर सकते हैं. Let's go. All sauces are condiments. So यहाँ पे sauces हैं. All sauces are condiments. Some condiments are sweet. Again, क्या हो जाता है when I say some condiments are sweet? This could be sweet. This could be sweet. This could be, समझ में आ रहा है? Yes, ये भी sweet हो सकता है. ये पूरा condiment भी sweet हो सकता है, right? So now look at the answer choices. Look at the conclusions. सारे जो हैं definite conclusions है. Everything is a definite conclusion. मतलब इसमें से कोई एक या नहीं. At most one could be true. So let's look at this. Some sauces are sweet. Some sauces are sweet is a possibility. पॉसिबल है, डेफिनेट नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पे देखो स्वीट और सॉसेस में कोई लिंक नहीं है ना. एक काम करते हैं, इसमें जो है डायग्राम्स अलग अलग से बनाते हैं टू मेक इट इजी फॉर अस टू ग्रास्प. ओके, so we have all sauces are condiments. All sauces are condiments. Some condiments are sweet. ठीक है, ये पहला डायग्राम बना रहे जहां पे सॉस और स्वीट में कोई लिंक नहीं है. नेक्स्ट, all sauces are condiments. Some condiments are sweet में हम इसे भी लिंक कर लेंगे, sweet. Next, all sauces are condiments. Yes, and जब मैं बोलूं कि some condiments are sweet, I will put it in like this, ऐसे. ये रहा sweet, क्योंकि some condiments are sweet. Yes, and I can also put it as what? All together. सब कुछ all together I can put it like this. क्योंकि some बोला है तो some में all की भी possibility है. So I'll put one single set. I will put condiments, sweet, sauces. Yes, तो अब क्या हो गया? Now we have all 4 possible diagrams. अब देखो आंसर चॉइसेस को, पता करो कि कौन से ट्रू होंगे कौन से नहीं. Some sauces are sweet. Some sauces are sweet. ट्रू तो नहीं है क्योंकि यहां पे sauces are sweet. No, this is what? Possible, not true, possible. All sauces are sweet. ये देखो, all the sauces are sweet.
अगेन सिर्फ यहां पे ट्रू है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। अगेन पॉसिबल, नॉट डेफिनेटली ट्रू। नो सॉसेस आर स्वीट, यहां पे देखो नो सॉसेस आर स्वीट, पॉसिबल। यहां पे नहीं है, यहां पे सम सॉसेस आर स्वीट, यहां पे ऑल सॉसेस आर स्वीट, राइट? So this is again possible. All sweet things are sauces. All sweet things are sauces. यहां पे देखो सारे sweet things sauces हैं. Again possible. Yeah. So look at the answer choices. Exactly one of the conclusions follow? नहीं, कोई भी conclusion definitely नहीं follow कर रहा है. 2 भी नहीं follow कर रहे हैं. 3 conclusions भी नहीं follow कर रहे हैं. Last answer choice क्या है? All 4 conclusions are possible. है ना? ये क्या है? पॉसिबल कंक्लूशंस, नॉट डेफिनेट। यस, ऑल 4 कंक्लूशंस आर पॉसिबल वंस, नॉट डेफिनेट वंस। यस, तो आई होप गाइस सिलोजिज्म्स आपको समझ में आ रहा है। सिलोजिज्म्स का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा उसमें टाइम खराब हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यस, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक आज के, विच इज क्लॉक्स। ठीक है, क्लॉक्स नॉर्मली कैलेंडर्स के साथ आता है टॉपिक में, बट एग्जाम में अलग आता है। तो मैं क्लॉक्स अभी इसमें कराऊंगा, कैलेंडर्स का मैं शॉर्टकट आपको जो है फटाफट से एक शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है, उस शॉर्ट को देखना मत भूलना, राइट? चलो क्लॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉक्स के बेसिस पे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, जो कि आपका थीटा। नंबर 2 गेन और लॉस बेस्ड क्वेश्चन, राइट? एक सही चल रही है घड़ी, दूसरी थोड़ी स्लो चल रही है, तेज चल रही है, कितना स्लो कितना तेज, और ये किस टाइम पे, ये क्या टाइम बताएगा, राइट? सही टाइम अगर 6 बज रहा है तो गलत टाइम कितना बताएगा, ऑल दैट। एंड द लास्ट वन इज कोइंसिडेंस, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड कब कोइंसाइड करेंगे, क्या? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एंगल वाला क्वेश्चन। काफी सिंपल है। अगर आपके सामने, आपके पास अगर एक एनालॉग वॉच या एनालॉग क्लॉक है, राइट, तो उस पे आपको पता है कि एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है ना? मिनट हैंड, आवर हैंड होता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर टाइम हो रहा है से 3, अच्छा ये आवर हैंड है, आवर हैंड मिनट हैंड से छोटा होता है, ठीक है? ये ध्यान में रखना है, आवर हैंड मिनट हैंड से छोटा होता है। तो ये 3 है और मिनट हैंड जो है वो 12 पे, या विच मीन्स इट्स 3 o'clock, राइट? What is the angle between the hour hand and minute hand? हमें पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज। यस, या हमें ये भी पता है कि अगर टाइम 3:30 है, अगर टाइम 3:30 है, which is this is 6, this is 3, 3:30 पे भी 90 डिग्रीज है। बट क्या ये बात सही है? फटाफट अगर आपके पास एक एनालॉग क्लॉक है या वॉच है, उसे घुमा के देखो, 3:30 पे आपको 90 डिग्रीज नहीं दिखेगा, राइट? 3:30 पे जो एंगल है वो 90 नहीं है। 3 o'clock पे 90 डिग्रीज होगा, एकदम अपराइट होगा। बट अगर आप 3:30 पे देखोगे तो हल्का सा अलग रहेगा, इट वोंट बी एग्जैक्टली 90, राइट? आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। यहाँ पे सिंपल चीज है, यहाँ पे हम एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ढूंढते हैं। उसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो वो है थीटा इज इक्वल टू 30 टाइम्स h माइनस 11/2 m, जहां पे h क्या है, आवर हैंड किस नंबर पे शो कर रहा है, m क्या है, कितने मिनट्स हो गए, कितने आवर्स कितने मिनट्स, राइट? अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। एंगल बिटवीन 2 हैंड्स इज गोइंग टू बी व्हाट, एंगल कवर्ड बाय देम, है ना? ये मैं हटा के बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 3:30 का ही बताना है, ठीक है, 3:30 का ही बताना है, ये 3 है, ये 6 पे है, ठीक है? 3:30 का एंगल अगर आपको बताना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फिगर आउट द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये हमेशा हमारा ओरिजिन होता है, यस, यहां से चालू करके। तो यहां से चालू करके आवर हैंड ने कितना एंगल कवर करा है, पर लेट्स कॉल इट स्मॉल h फॉर नाउ, ओके? स्मॉल h टू शो दिस इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड, ठीक है? स्मॉल h ये है आवर हैंड का एंगल। एंड सेम वे मिनट हैंड का देखेंगे कि मिनट हैंड यहां से जब चालू हुआ यहां तक, स्मॉल m, कितना उसने एंगल कवर करा है, राइट? द आंसर, आर एंगल बिटवीन द हैंड्स इज गोइंग टू बी व्हाट, ये बड़ा एंगल माइनस ये छोटा एंगल, दिस विल गिव अस दिस एंगल, करेक्ट? या
तो हमेशा ये ध्यान में रखो, इट इज नॉट ऑलवेज h माइनस एम, इट विल बी व्हाट, मॉडुलस। क्योंकि कभी h m से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। तो इट इज ऑलवेज व्हाट, द डिफरेंस, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स कवर्ड बाय द आवर हैंड फ्रॉम ऑरिजिन माइनस एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, अब जैसे अपन ने 3:30 का पूछा, यस 3:30, इफ द टाइम इज 3:30, मतलब ये आपका h हो गया और ये आपका m हो गया। इसे अप्लाई करो, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू m, विच इज वॉट 30, मॉडुलस में आएगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके, विच इज हाउ मच, 90 माइनस दिस इज 15, 165 मॉडुलस में, या so what is the answer, 90 minus 165 is how much, 75 degrees and not 90 degrees। तो आप जो सोच रहे थे कि 3:30 को जो एंगल है वो 90 डिग्रीज पे होता है, नहीं, वो 75 डिग्रीज पे होता है। यस, क्यों, क्योंकि जब आप मिनट हैंड को घुमाते हो, आवर हैंड 3 o'clock पे टिका नहीं रहता है। जब जब आपका मिनट हैंड घूम रहा है, जब जब आपका मिनट हैंड घूम रहा है, आपका आवर हैंड धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला ऑल्सो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये 30h माइनस 11/2 m जो है एंगल का फॉर्मूला, ये कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले आवर हैंड का देखते हैं। आवर हैंड को 360 डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 360 डिग्रीज मतलब क्या, एक पूरा गोला, राइट, वन फुल रोटेशन, विच इज 12 आवर्स, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 12 घंटे में अपना आवर हैंड 360 डिग्रीज कवर कर देता है, मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, इन 1 आवर इट विल बी 30 डिग्रीज, यस। तो इन h आवर्स में कितना हो जाएगा, 30h डिग्रीज। ये रहा आपका 30h वाला पार्ट डिराइव्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे मिनट हैंड की तरफ चलते हैं। मिनट हैंड का क्या सीन है, मिनट हैंड आपके 1 घंटे में पूरा 360 डिग्रीज कर देता है। 1 घंटा मतलब कितना, इट इज 60 मिनट्स, है ना। 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज मतलब 1 मिनट में 6 डिग्रीज, यस, दैट मीन्स m मिनट्स में 6m डिग्रीज कवर करता है। यहां पे मारेंगे पॉज। यहां पे हमने क्या कंसीडर नहीं किया है, वो वाला एंगल जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, राइट। मिनट हैंड को आप जैसे जैसे घुमाएंगे, आर हैंड प्रोपोर्शनली आगे आगे बढ़ता है। आर हैंड ऐसे 3 से 4 डायरेक्ट जंप नहीं मारता, 3 से 4 धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो वो देखेंगे वो कैसे बढ़ता है, राइट। व्हाट इज 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज 1 आवर, है ना। 1 आवर में 360 डिग्रीज अगर घूम रहा है, यस, 1 आवर में अगर 360 डिग्रीज अगर घूम रहा है, या ये देख लो मिनट हैंड का देखा, आवर हैंड का देख रहे हैं ना। आवर हैंड का क्या केस है, ये देखो 1 आवर में 30 डिग्रीज, यस, 1 आवर मतलब कितना, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में अगर वो 30 डिग्रीज जा रहा है, तो 1 मिनट में वो कितना जाएगा, कितना हिलेगा, हाफ अ डिग्री, है ना। 30/60 इज हाफ अ डिग्री, मतलब m मिनट्स में वो m/2 डिग्रीज मूव करेगा, यस, m/2 डिग्रीज मूव करेगा। तो अब देख लो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, आवर हैंड इज मूविंग, आई विल क्विकली शो इट टू यू। आवर हैंड विल बी मूविंग 30h प्लस दैट m/2 डिग्रीज। ये आवर हैंड का मूवमेंट है। मिनट हैंड का क्या मूवमेंट है, 6m डिग्रीज का मूवमेंट है। डिग्री को अभी के लिए हटा देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। 6m का मूवमेंट है। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा, 6m माइनस m/2 इज 12m माइनस m, 11m/2 m, ये क्योंकि नेगेटिव में है सो माइनस, दिस इज 30h, यस। और इसे हम मॉडुलस में क्यों डालते हैं, क्योंकि कभी मिनट हैंड का कवर्ड एंगल कुड बी ग्रेटर देन आवर हैंड का कवर्ड एंगल, राइट। सो कीप दैट इन माइंड। नंबर 2, इसमें एक और चीज है, रिफ्लेक्स एंगल, यस। रिफ्लेक्स एंगल का भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा टाइम हुआ है, इफ दिस इज द टाइम,
देन अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, थीटा डैश। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, क्योंकि ये भी एक एंगल ही है ना, ये बाहर वाला जो एंगल थीटा डैश है वो भी आवर हैंड और मिनट हैंड से ही फॉर्म हुआ है, बट बाहर की तरफ, राइट। सो वी कैन ऑलवेज से दैट थीटा प्लस थीटा डैश विल ऑलवेज बी 360 डिग्रीज, ठीक है। विद दिस फटाफट से जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 9:15 PM? हमें लगता है कि 9:15 PM मतलब क्या, ये 9 है, ये 15 है। 9:15 PM पे तो 180 डिग्रीज लग रहा है भाई, 9:15 PM पे 180 डिग्रीज लग रहा है, बट क्या वो है? नहीं। फटाफट घुमा के देखो, घुमा के देखो। 9:15 पे आपका हाथ जो है, आपके हाथ जो है, आपके नहीं, घड़ी के हाथ जो है वो 180 एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, राइट। सो लेट्स क्विकली डू दैट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m अंडर मॉडुलस। 9:15 मतलब h क्या है? 9, सो 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू m क्या है? 15। यस, मॉडुलस में 30 इंटू 9, अगर आपको चाहिए यू कैन टेक 15 आउट कॉमन, यस, या फिर अंदर ही कैलकुलेट करना, अंदर ही कर लो। मैं 15 कॉमन ले रहा हूँ, 15 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है? 2 इंटू 9 दैट इज 18 माइनस 11/2। यस, दिस इज 15 इंटू 36 माइनस 11 दैट इज 25/2। यस, 36 माइनस 11 25/2। तो ये क्या हो गया? 15 इंटू 25 इज गोइंग टू बी 250। 15 into 10 is 250. 25 into 5 is going to be 125. So this is how much? 375/2. Yes, दिख रहा है आपको? 375/2 मतलब 180 से ज्यादा है। Keep that in mind. 375/2 is going to be 1. 17 मतलब 8. 187.5 degrees. यस, 187.5 डिग्रीज मतलब क्या? अगर एक साइड में आपका एंगल 187.5 डिग्रीज है, एक साइड में अगर आपका एंगल 187.5 डिग्रीज है, तो दूसरे साइड में कितना हो जाएगा? 172.5 डिग्रीज। 360 माइनस 187.5, 180 से ये 7.5 ज्यादा है, तो यहां पे 180 से 7.5 कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों करेक्ट आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों इन दो आर्म्स के बीच का एंगल ही है, ठीक है। आपके आंसर चॉइसेस में दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। डन, बढ़िया, सुपर्ब गाइस, वेरी गुड। ये लो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बट यहां पे क्या है, थोड़ा सा उसे ट्विस्ट किया गया। व्हाट इज द लेटेस्ट बिफोर 6 o'clock when the angle between the hands is 7 degrees? तो मतलब क्या है कि हमें थीटा दे रखा है 7 डिग्रीज, हमें बोला है कि 30h माइनस 11/2m मॉड्यूलस इज 7। या यहां पे m ढूंढना है, हाउ मेनी मिनट्स ढूंढना है। आवर हमें दे रखा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। क्या बोला है? बिफोर 6 o'clock। बिफोर 6 o'clock क्या होता है? 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock, so on, चलता रहेगा, राइट। बट व्हाट डू यू हैव टू लुक एट? यू हैव टू लुक एट लेटेस्ट, मतलब 6 से एकदम पहले, 6 से एकदम पहले मतलब 5 आवर्स तो डेफिनेटली है। सो आवर एंड विल बी एट 5, 30 into 5 minus 11/2m under modulus is going to be 7. So what is this? 150 minus 11/2m is 7. यहां पे अब दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि मॉडुलस में है ना, टू पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव देखेंगे, 150 minus 11/2m is 7. या 11/2m उधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, so this will be 11/2m is 150 minus 7 which is 143.
या 11 13 टाइम्स इज 143, तो m इज 26, मतलब क्या 26 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock एंगल क्या होगा दोनों के बीच में 7 डिग्रीज, राइट? So here the time is what 5:26 p.m. या whatever 5:26 a.m. या am pm नहीं दिया, 5:26 5 hours 26 minutes में हो जाएगा, या बट क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ऑलवेज कीप इन माइंड एक और पॉसिबिलिटी भी है, क्या है? नेगेटिव में ये उल्टा भी हो सकता है, राइट? दिस कुड बिकम व्हाट, दिस कुड बिकम 11/2m minus 150 is 7. उल्टा a माइनस बी का मॉडुलस अगर होता है तो इट कुड बी a माइनस बी ऑल्सो, b माइनस ए ऑल्सो। तो a माइनस बी का हमने यहां पे किया, b माइनस ए का हम यहां पे कर, तो व्हाट विल हैपन 11/2m becomes 7 plus 150 157, और m becomes 157 into 2, that is 314 by 11, which is how much 31 है, मतलब 33 तो नहीं होगा, 22 होगा, so 22 plus 9 is 31, so 9 रिमाइंडर 94 मतलब 8 88 मतलब 6 बचता है, 0.545454 चलता रहेगा। ये 0.54 वाला झंझट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मिनट्स चाहिए, तो सिर्फ मिनट्स क्या हो जाएगा 28 मिनट्स, मतलब 5:28 एंड सम सेकेंड्स का चलो जाने दो, वैसे 0.54 को आप सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60, which will be about 30 seconds, about 32 seconds approximately, ठीक है? तो at this time also the angle between the hands will be 7 degrees. तो अब दोनों में से सही आंसर कौन सा है? Which is the right answer? लेटेस्ट बोला है, they've said latest, मतलब क्या 5:26 को 7 डिग्रीज था, 5:28:32 को भी 7 डिग्रीज था, बट व्हाट डू यू हैव टू कीप इन माइंड? यू हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट दैट लेटेस्ट पूछा है, मतलब ये सबसे बाद में आएगा, दिस विल कम लेटर, 5:26 पहले आ जाएगा, उसके बाद 5:28 आएगा, गॉट इट? सो दिस वुड बी द आंसर टू आवर क्वेश्चन। ब्यूटिफुल गाइस, इसके साथ एंगल का सीन खत्म। अब चलते हैं हम गेन और लॉस के पीछे, ठीक है? गेन और लॉस वाले क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं क्लॉक्स में, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पूरा लॉजिक बेस्ड है, ठीक है? इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले गेन का समझा देता हूं, उससे ही आपको लॉस का वैसे समझ में आ जाएगा, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से देयर आर 2 वॉचेस, ओके? एक है करेक्ट वॉच, ठीक है, वो बराबर चल रहा है, इट इज परफेक्टली फाइन। द अदर वन इज अ फॉल्टी वॉच, यस, फॉल्टी वॉच। हाँ, दोनों पे मैं टाइम सेट कर रहा हूं, इस पे भी मैं 1 PM सेट कर रहा हूं, इस पे भी मैं 1 PM सेट कर रहा हूं, ठीक है? बट मैंने ये नोटिस करा है कि इस घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर चल रही है, बट ये जो घड़ी है इसके मैकेनिज्म में हल्का सा प्रॉब्लम है। ये क्या 5 मिनट्स तेज चलती है, हर घंटे 5 मिनट तेज चलती है, राइट? विच मीन्स इट गेन्स 5 मिनट्स पर आवर। इसका क्या मतलब हो गया कि जब ये करेक्ट घड़ी हमारा 2 PM बताएगी, तो दिस वॉच इंस्टेड ऑफ शोइंग 2 PM इट विल शो व्हाट 5 PM, 5 मिनट एक्स्ट्रा बताएगी, क्योंकि ये 5 मिनट तेज है। इसके 60 मिनट्स में ये 65 मिनट्स चल जाता है, या? नाउ इफ दिस करेक्ट वॉच शोज 3 PM, तो यहां पे क्या बताएगा 3:05 नहीं 3:10, क्योंकि हमने यहां पे सेट करा था, है ना? वी सेट दिस क्लॉक एट दिस, सो यहां से यहां 1 घंटा हुआ प्लस 5 मिनट्स, दोबारा यहां से यहां भी 1 घंटा हुआ 1 आवर, अनदर 5 मिनट्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना? एवरी 60 मिनट्स में 5 मिनट्स का गेन कर रहा है, या? सो कैन यू टेल मी कि एट 6 PM ये क्या टाइम बताएगा? क्विकली गेस, एट 6 PM ये क्या टाइम बताएगा? तो हमने क्या देखा है, 1 PM को 6 PM लाने में कितने घंटे लग गए? 5 आवर्स, राइट? 1 2 3 4 5 आवर्स, यस। तो अगर ये घड़ी 1 घंटे में इन 1 आवर
if it gains 5 minutes, so in 5 hours it will gain how much? 25 minutes. Beautiful, very good. जिन्होंने ये सही गेस किया, ब्यूटीफुल गाइस. मतलब इसका आंसर क्या रहेगा कि ये 6 तो बताएगा, ये 6 तो बताएगा, बट ये 6:25 बताएगा. आई होप दिस इज क्लियर. यस, तो ये है गेन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज लॉस का भी कॉन्सेप्ट. गेन में हम ऐड करे जाते हैं, लॉस में हमें सब्ट्रैक्ट करे जाना है. सिंपल. लॉस का क्या कॉन्सेप्ट है? सब्ट्रैक्ट करे जाना है. यस, करेक्ट वॉच, फॉल्टी वॉच. ओके, यहां दोनों को हमने 1 PM पे सेट कर दिया है. फॉल्टी वॉच का क्या दिक्कत है? दैट इट लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर. हर घंटे में ये 5 मिनट खो देता है. एवरी 60 मिनट्स में 5 मिनट्स कम हो जाता है. राइट, विच मीन्स अगर यहां पे 2 PM हो रहा है तो यहां पे 2 PM नहीं होगा, यहां पे कितना होगा? 1:55 PM ही होगा, क्योंकि ये 5 मिनट्स लूज करे जा रहा है. यस, सेम वे अगर यहां पे 3 PM है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2:50 PM ओनली. 5 मिनट जो है कम होते जाएगा. देखो 5 मिनट्स जो है कम होते जा रहा है. यस, तो अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको पूछूं कि अगर टाइम यहां पे 6 PM है तो यहां पे कितना बताएगा? व्हाट डू वी नो? 1 आवर में 5 मिनट्स खोता है ये. इन एवरी 1 आवर इट लूजेस 5 मिनट्स. मतलब इन 5 आवर्स, 1 से लेके 6 PM तक 5 घंटे हो गए, तो एवरी 5 आवर्स इट विल लूज 25 मिनट्स. यस, मतलब क्या? 6 बजे से 25 मिनट पहले, बिफोर 6, 25 मिनट्स. So it will be 5:35 PM. Got it? Yes. So I hope gain और loss वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका सिंपल इज क्लियर. कोइंसिडेंस पे मैं आपको एक टिप देके जाता हूं. कोइंसिडेंस पे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक दिन में आवर एंड मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करता है. हमें लगता है कि 24 बार, बिकॉज वंस एवरी आवर एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड, ऐसे साथ में आएंगे. राइट, बट दैट्स नॉट नेसेसरी. व्हाई? क्योंकि अगर आप 1 o'clock से चालू करते हैं, ठीक है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 o'clock, 1 o'clock पे क्या होगा? 1:05 के आसपास कहीं पे. राइट, लेट मी पुट डाउन द नंबर्स. घड़ी बना देते फटाफट से, फिर अपना टाइम भी बना देंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11. Okay, now let me show you the coincidences. सबसे पहले 1:05 के बीच में, 1:05 के आजू बाजू में एक बार मीट करेगा दोनों हाथ. 2:10 के थोड़ा सा आगे मीट करेगा दोनों हाथ. 3:15 से थोड़ा आगे मीट करेगा दोनों हाथ. सेम वे 4:20 के आसपास मीट करेगा. 5:25 से थोड़ा आगे मीट करेगा. 6:30 से थोड़ा आगे मीट करेगा. 7:35 से थोड़ा आगे, एग्जैक्टली 35 पे नहीं, 37 या 38 पे मीट करेगा. सेम वे 9:45 से थोड़ा आगे मीट करेगा. 10:50 का जो सीन है यहां पे आपको ध्यान देना है कि 10:50 के आसपास जो है इट विल ऑलमोस्ट बी 11, है ना, ऑलमोस्ट 11. तो अब इसमें यहां तक अपन ने कितना देख लिया कि 10 टाइम्स मीट करता है. अब तक में हमने 10 टाइम्स देख लिया है ना, 1:05 से लेके 10:55 के आसपास, ऊपर नीचे ऑब्वियसली. बट अब जब आप यहां से यहां देखेंगे, इधर से लेके इधर तक जब आप देखेंगे, तब आपका मिनट हैंड और आवर हैंड सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करेगा, जो कि कहां पे? एग्जैक्टली एट 12 o'clock. एग्जैक्टली एट 12 o'clock पे ये मीट करेगा. मतलब फॉर एवरी 12 आवर्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड 11 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं. हर 12 घंटे में पूरा एक घड़ी घूम जाता है. हर 12 घंटे में सिर्फ 11 बार मीट करता है, 12 बार नहीं. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, दैट मीन्स इन 24 hours it will meet 22 times,
कोइंसाइडिंग जो है वो 22 बार होगा, 22 टाइम्स होगा, नॉट 24 टाइम्स. प्लीज कीप दैट इन माइंड. यस, तो चलो गाइस, विद दिस let me wrap the entire logical and analytical reasoning section of Snap. We've covered majority of the concepts which could be tested. Yes, please don't forget to watch out for quant and verbal ability as well. Thank you so much. मेरा नाम अमित सुराना है. Thank you so much for being a part of MBA वाला. All the very best for your Snap. Do well. Let's rock it.